आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप हिस्ट्री, पावर और सच को बिना फिल्टर समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फैक्ट्स इमोशनल नॉइज में न खो जाएं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं, वो 1944 से आज तक की पूरी कहानी है। एक साल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट। इंडिया आजाद होता है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, गरीबी, इलिटरेसी और पार्टीशन के जख्मों के साथ। उस वक्त जो आज बांग्लादेश है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड करने की पोजीशन में था ही नहीं। वो ईस्ट पाकिस्तान था, जहां पैसा कमाया जाता था, लेकिन कंट्रोल कहीं और से होता था। इंडिया ने उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया कि देश छोटा सोचकर नहीं, बड़ी सोच के साथ चलेगा। इंस्टीट्यूशंस बने, कॉन्स्टिट्यूशन बना, प्लानिंग हुई, चाहे स्लो थी, लेकिन स्केल क्लियर था। इस 1029 आता है, बांग्लादेश एक अलग देश बनता है। इमोशन स्ट्रांग था, लेकिन इकोनॉमी बहुत छोटी, रिसोर्सेज लिमिटेड, इंडस्ट्री ऑलमोस्ट जीरो, और दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम में कोई खास वेट नहीं। उधर इंडिया टाइम के साथ अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे पुश करता रहा। स्टील प्लांट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, डिफेंस। पैसा कम था, लेकिन एम्बिशन बड़ा था। इशरपन से एक के बाद गेम और तेज हो जाता है। इंडिया ग्लोबल मार्केट के लिए खुलता है, फॉरेन कंपनीज आती हैं, आईटी सेक्टर एक्सप्लोड करता है, सर्विसेज इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल पर पहुंचती है, और यहीं से पैसा बोलना शुरू करता है। आज अगर सीधी बात करें, इंडिया के पास लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की इकोनॉमी है। यानी इतना पैसा कि पूरे साउथ एशिया का इकोनॉमिक बैलेंस इंडिया के अराउंड घूमता है। बांग्लादेश, उसकी पूरी इकोनॉमी मिलकर भी लगभग 450 से 500 बिलियन डॉलर के आसपास रहती है। सिंपल शब्दों में, इंडिया के पास बांग्लादेश से 6 से 7 गुना ज्यादा पैसा है। और ये सिर्फ नंबर नहीं, ये पावर है। इंडिया का एक एक स्टेट कई बार बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी के बराबर या उससे बड़ा होता है। सिर्फ महाराष्ट्र या तमिलनाडु जैसे स्टेट्स का जीडीपी बांग्लादेश के नेशनल बजट को चैलेंज कर देता है। बांग्लादेश की ग्रोथ को लोग हाइप करते हैं, और हाँ, ग्रोथ हुई है। गारमेंट फैक्ट्रीज चली हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, लेकिन सवाल यह है, कितने सेक्टर्स, कितना कंट्रोल, और कितनी ग्लोबल रीच। बांग्लादेश का पैसा ज्यादातर एक ही जगह से आता है, लो कॉस्ट लेबर और गारमेंट्स। अगर ग्लोबल डिमांड हिले, तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। इंडिया का पैसा आईटी से आता है, मैन्युफैक्चरिंग से, स्पेस से, डिफेंस से, स्टार्टअप से, डिजिटल इकोनॉमी से। यानी अगर एक सेक्टर स्लो हो, दूसरा खुद को संभाल लेता है। कभी हेडलाइंस दिखाई गई कि बांग्लादेश ने पर कैपिटा इनकम में इंडिया को क्रॉस कर लिया। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है, पर कैपिटा एक एवरेज होता है, पावर नहीं। अगर एक घर में 2 लोग और 10,000 रुपए हैं, और दूसरे घर में 10 लोग और 50,000 रुपए, एवरेज खेल बदल सकता है, लेकिन असली ताकत नहीं। असली ताकत होती है कितना पैसा एक देश सिस्टम के थ्रू चला सकता है, और दुनिया के फैसलों में कितनी आवाज है। इंडिया G20 जैसे फोरम्स में बैठता है, ग्लोबल पॉलिसीज डिस्कस करता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस पर इम्पैक्ट रखता है। बांग्लादेश अभी भी एड, लोन्स और ट्रेड प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। पीएम मोदी के दौर में इंडिया ने पैसों को सिर्फ सेव नहीं किया, इन्वेस्ट किया। रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिजिटल पेमेंट्स। आज इंडिया में हर महीने लाखों करोड़ रुपए डिजिटली मूव होते हैं। बांग्लादेश का सिस्टम अभी भी इतना वाइड और डीप नहीं है। मोहम्मद यूनुस का माइक्रो फाइनेंस मॉडल गरीबों के लिए मददगार रहा, लेकिन वो मॉडल कभी भी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए डिजाइन नहीं था। इसलिए जब हम पूछते हैं किसके पास कितना पैसा है, तो जवाब सिर्फ ये नहीं होता कि कौन ज्यादा कमा रहा है, जवाब होता है कौन ज्यादा डिसाइड कर रहा है। 1914 से आज तक इंडिया ने अपनी पोजीशन स्टेप बाय स्टेप बनाई है। गलतियां हुई हैं, लेकिन स्केल कभी छोटा नहीं सोचा। बांग्लादेश ने ग्रोथ दिखाई है, लेकिन वो ग्रोथ अभी भी एक छोटे फ्रेम में बंधी हुई है। आज की डेट में इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जिसका फ्यूचर ट्रिलियन से मल्टी ट्रिलियन की तरफ जा रहा है, और बांग्लादेश अभी भी बिलियन के जोन में ही स्ट्रगल कर रहा है। ये कंपैरिजन घमांड के लिए नहीं, ये समझने के लिए है कि पैसा सिर्फ कमाने से पावर नहीं बनता। पैसा सिस्टम, विजन और स्केल से पावर बनता है। और इसी वजह से 1944 से आज तक इंडिया सिर्फ बड़ा नहीं हुआ,
इंडिया बहुत आगे निकाल चुका है।